अच्छा जी, अब बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग हम करने वाले हैं। तो पहले ये सबसे पहले एक छोटा सा पोल करते हैं कि ये बताओ कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग सेम है या डिफरेंट। अगर सेम है, यस और नो। तो मोस्टली बच्चों का आंसर सही है कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग डिफरेंट है, ये सेम नहीं है। तो सबसे पहले तो यही कंसेप्ट समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है कि दोनों चीजें सेम है, जबकि सेम नहीं है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। अब देखिए, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, असेसमेंट बेसिकली एक ब्रॉड कंसेप्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक नैरो कंसेप्ट है। असेसमेंट का मतलब होता है बेसिकली, कह लो हिंदी में अगर बोले, मूल्यांकन करना। ठीक है, जब हम असेसमेंट करते हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी यूज करते हैं, बट उसके साथ साथ हम इंटरव्यू भी यूज करते हैं। हम जो क्लाइंट है उसका इंटरव्यू भी करेंगे, या उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका इंटरव्यू भी करते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री, केस हिस्ट्री सब कुछ लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ। जबकि साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग है वो सिर्फ टेस्ट को इंक्लूड करती है। हम सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं, टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी स्कोरिंग कर रहे हैं, उनका इवेल्युएशन कर रहे हैं, वो टेस्टिंग में आ जाता है। तो जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है वो एक नैरो टर्म है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग है वो असेसमेंट का हिस्सा होता है। तो दोनों ये टर्म्स सेम नहीं है। ठीक है, तो असेसमेंट ब्रॉड टर्म है जिसमें टेस्टिंग के अलावा इंटरव्यू भी आ जाता है, कि हम क्लाइंट का इंटरव्यू कर रहे हैं, उसकी फैमिली का इंटरव्यू कर रहे हैं, केस हिस्ट्री ले रहे हैं। जबकि टेस्टिंग में सिर्फ टेस्ट्स आते हैं, कि टेस्ट को हम डेवलप करें, उसको एडमिनिस्टर करें, उसका स्कोरिंग करें, इंटरप्रिटेशन करें, इवेल्युएशन करें। तो ये डिफरेंस क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज थम्स अप दे दीजिए, सो दैट हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो टेस्टिंग समझ आ गया कि क्या है। अब ये है क्वेश्चन आपके लिए, who is known as the father of psychological testing? विल्हेम वुंड, टिचनर, गैल्टन या बिने? किसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का फादर? मोस्टली बच्चों ने आंसर किया है सी, राइट, बिल्कुल सही आंसर है। गैल्टन को ही फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहा जाता है। अब वुंड को क्या कहा जाता है? वुंड इज फादर ऑफ साइकोलॉजी या एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, राइट। तो वुंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है। टिचनर ने वर्क किया था स्ट्रक्चरलिज्म पे, इंट्रोस्पेक्शन पे। गैल्टन को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, और बिने को कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। सो बेसिकली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग 1880s के अराउंड स्टार्ट हुआ था, राइट। उसके पहले वुंड ने सारा काम किया, फिर गैल्टन जब आए उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग स्टार्ट हुआ। और उन्होंने ही फर्स्ट टेस्ट बैटरी दी थी साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो उनको ही फादर ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहा जाता है। क्लियर है सबको ये? ओके, चलो जी, अब समझते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है। A psychological test refers to a device or a procedure designed to measure variables related to psychology, such as intelligence, personality, aptitude, interest, attitude और values. सिंपल सा शब्द है साइकोलॉजिकल टेस्ट, पढ़ के समझ आता है कि ऐसा टेस्ट जो कि साइकोलॉजी के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उन सबको मेजर करता है, उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। अभी यहाँ पे बात है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या सिर्फ एक पेपर पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको उसको पेंसिल या पेन के साथ टिक मार्क करना है, तो क्या वो उसको सिर्फ साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं? नहीं, चाहे वो एक पेपर पेंसिल टेस्ट है, चाहे वो एक अपरेटस है, चाहे कोई डिवाइस है, चाहे कोई प्रोसीजर है जो कि साइकोलॉजी के किसी भी वेरिएबल को मेजर कर रहा है, पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, वैल्यूज, किसी भी चीज को मेजर कर रहा है, उसको हम साइकोलॉजिकल टेस्ट कहेंगे। सिर्फ पेपर पेंसिल वाले को नहीं, डिवाइस, अपरेटस, प्रोसीजर कुछ भी हो सकता है, तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट ही कहलाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब ये डेफिनेशन है कैप्लन की, और कैप्लन की बुक के रियली गुड। अगर आपको ये यूनिट कवर करना, कैप्लन हो गया, एनास्टेसी हो गया, ए.के. सिंह, ये तीनों बुक्स अच्छी है इस यूनिट को कवर करने के लिए। तो उन्होंने बोला है साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ सेट ऑफ आइटम्स डिजाइन्ड टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स दैट पर्टेन टू बिहेवियर। बिहेवियर यहाँ पे यूज किया है वर्ड। तो बिहेवियर को जो भी टेस्ट मेजर करता है उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह की आइटम्स होती है। आइटम्स वन वर्ड भी हो सकती है, सेंटेंस भी हो सकती है, ऐसे टाइप भी हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं, पिक्चर्स भी हो सकती है, सिंबल्स हो सकते हैं, राइट। अब बिहेवियर जो है वो दो तरह का होता है, ओवर्ट और कोवर्ट, राइट।
अब साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरह के बिहेवियर को मेजर करता है। ओवर्ट बिहेवियर कौन सा होता है? कोई बता सकता है ओवर्ट बिहेवियर कौन सा होता है? ओवर्ट और कोवर्ट बिहेवियर कौन से होते हैं? बताइए अगर किसी को है इसका नॉलेज। ओवर्ट और कोवर्ट, राइट, बिल्कुल सही बानी। ओवर्ट बिहेवियर जो दिखता है, जो एक्सटर्नल है, जिसको हम सामने वाले पर्सन के बिहेवियर में साफ देख सकते हैं, और कोवर्ट बिहेवियर जो इंटरनल है, जो हम सामने से देख नहीं सकते कि उसके अंदर क्या चल रहा है। तो ओवर्ट बिहेवियर एक्सटर्नल माने कौन कौन से बिहेवियर आ जाएंगे? आपका टाइम आप कितना ले रहे हो, ट्रायल्स कितनी ले रहे हो, या फिर आपकी अटेंशन सिलेक्टेड है, डिवाइडेड है, ऐसे सेपरेटर्स और टेस्ट भी होते हैं। तो ये सारा ओवर्ट बिहेवियर में आ जाएगा। कोवर्ट हिडन, राइट बानी, हिडन बिहेवियर। तो हिडन कौन से आएंगे? हमारे फीलिंग्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारा इंटेलिजेंस, तो ये सारे हमारा कोवर्ट बिहेवियर में आ जाएगा। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरह के बिहेवियर को मेजर करते हैं। और जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो टास्क हो सकता है, क्वेश्चनर हो सकता है, ऑपरेटर्स हो सकता है। तो ये सब आपको क्लियर है? चलो, अब है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने पढ़ लिया क्या होता है, गैल्टन ने दिया था, एंड बट इसका पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं हम साइकोलॉजिकल टेस्ट? तो बेसिकली इसके दो मेन पर्पस हैं। पहला पर्पस है टू कंपेयर द सेम इंडिविजुअल ऑन टू और मोर देन टू एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रेट। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब सपोजिंगली बानी पे हम एडजस्टमेंट का टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, बानी पे हम एडजस्टमेंट का टेस्ट लगा रहे हैं। तो एडजस्टमेंट का टेस्ट हमने जब लगाया, हमने लगाया सिर्फ बानी पे, बट बानी के ही अलग अलग जो कैटेगरीज है एडजस्टमेंट के, हम उनको असेस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। कैसे? कि उसका इमोशनल एडजस्टमेंट कैसा है, उसका फैमिली एडजस्टमेंट कैसा है। तो इन दोनों एस्पेक्ट्स को, सेम ट्रेट है, एडजस्टमेंट चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, बट उसमें भी अलग अलग दो या दो से ज्यादा तरह के उसके एस्पेक्ट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं। इमोशनल एडजस्टमेंट, फैमिली एडजस्टमेंट, सोशल एडजस्टमेंट देख सकते हैं, वर्क एडजस्टमेंट देख सकते हैं। तो इस तरह से टेस्ट हमने सिर्फ एक लगाया, सिर्फ एक ही पर्सन पे, बट उस टेस्ट का जो ट्रेट वो मेजर कर रहा है, एडजस्टमेंट को मेजर कर रहा है, उसकी अलग अलग कैटेगरीज सेम पर्सन पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो एक तो इसका ये पर्पस हो गया, ठीक है। हाय राकेश, वेलकम टू द क्लास। ओके, फर्स्ट पर्पस क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं सेकंड पर्पस पे। सेकंड है, पहला पर्पस था कि एक ही इंडिविजुअल पे टेस्ट कर रहे हैं, बट अलग अलग कैटेगरीज सेम ट्रेट का। अब दूसरा हमारा पर्पस हो गया टू और मोर इंडिविजुअल्स, मतलब कि एक ही समय पे हम दो या दो से ज्यादा लोगों को टेस्ट करें सेम ट्रेट पे या सेम एबिलिटी पे, राइट। अब ये कैसे होगा? अब हमने पहले सिर्फ बानी पे एडजस्टमेंट का टेस्ट लगाया था, अब हम कहते हैं बानी और राकेश दोनों पे लगा देते हैं एडजस्टमेंट का टेस्ट। तो दोनों को हम कंपेयर कर पाएंगे कि अच्छा बानी की होम एडजस्टमेंट कितनी है और राकेश की कितनी है, राइट। तो दोनों को हम कंपेयर कर पा रहे हैं। तो ये दो मेन पर्पसेस होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के। एक तो सेम इंडिविजुअल पे टेस्ट लगाना सो दैट एक ही ट्रेट की अलग अलग कैटेगरीज को हम असेस कर पाए, और दूसरा पर्पस एक से ज्यादा लोगों पे टेस्ट लगा के उनको किसी सेम ट्रेट पे कंपेयर कर पाए। ये क्लियर है सबको? थम्स अप प्लीज अगर क्लियर है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। हमने समझ लिया कि टेस्ट क्या होता है, उसके पर्पस क्या है, बट ऐसा तो है नहीं कि अच्छा आज मैं उठ के कोई भी टेस्ट बना दूं और मैं लोगों पे उसको एडमिनिस्टर करना स्टार्ट कर दूं, रिजल्ट बनाने स्टार्ट कर दूं। ऐसा नहीं होता है। जब हम टेस्ट बनाते हैं उसके स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसमें होने जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे वो एक अच्छा टेस्ट नहीं माना जाएगा, उसको इवन पब्लिश ही नहीं किया जाएगा। इवन आप लोग आई थिंक अपने जिन्होंने भी साइकोलॉजी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे या पढ़ी है, आप सबने अपने प्रैक्टिकल्स में काफी सारे टेस्ट लगाए होंगे, राइट। आई थिंक जीमेट लगाया होगा, आइजेंक का पर्सनालिटी क्वेश्चनर लगाया होगा। ये कुछ एक कॉमन टेस्ट हैं जो सब लोग लगाते हैं, हर कॉलेज में यूज होते हैं। तो अगर वो उन टेस्ट में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते तो वो हम अपने स्कूल कॉलेजेस में एडमिनिस्टर नहीं कर रहे होते, नहीं सीख रहे होते। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्या? ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, प्रैक्टिकेबिलिटी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिविटी।
अब ऑब्जेक्टिविटी से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कोई बायसेस ना होना, कोई जजमेंट ना होना। सो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि हम किसी को अगर टेस्ट कर रहे हैं, हम अपने बायसेस, अपनी जजमेंट्स, अपनी पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस को साइड पे रख के टेस्टिंग करें। ऑब्जेक्टिविटी साइकोलॉजी में बहुत ज़रूरी है। इवन अगर कुछ बच्चों ने अपनी मास्टर्स में काउंसलिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो हमें बार बार यही बताया जाता है कि हम जब अपनी क्लाइंट से बात करेंगे तो बिना किसी जजमेंट के हमें उनको सुनना है, हमें उनको जजमेंट पास नहीं करनी। इवन हमें ये भी सिखाया जाता है कि डेली लाइफ में भी हम ये चीज़ को अप्लाई करें। तो ऑब्जेक्टिविटी है बेसिकली टेस्टिंग कर रहे हैं विदाउट एनी बायसेस और इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस। ठीक है, यू आर वेलकम रमेश। ओके, तो अब टेस्ट की ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? यहाँ पे दो चीजें आती हैं, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग सिस्टम। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ आइटम्स का क्या मतलब है कि हम जो आइटम्स की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव हो, और ऑर्डर जो हो वो यूनिफॉर्मिटी हो, उसमें यूनिफॉर्मिटी हो। उसका क्या मतलब हुआ कि जब मैंने आपको एक टेस्ट दिया सपोजिंगली, उसमें जो भी टेस्ट आइटम्स है, क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट्स है या वन वर्ड्स है, जो भी है, वो आपको अगर मैंने सपोजिंगली एक वर्ड है फूड, फूड का मतलब अगर आपको खाना समझ आ रहा है, तो कोई भी पर्सन अगर उस आइटम को देखेगा टेस्ट करने के टाइम, तो उसको सेम मतलब ही समझ आना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपनी पर्सनल ओपिनियंस उसमें रख पाए, उसकी जगह नहीं होनी चाहिए उस चीज में, कि जो भी इंटरप्रिटेशन है आइटम की वो सबके लिए सेम हो, सबको वो आइटम सेम समझ में आए। और यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर मैंने आइटम्स रखी है डिफिकल्टी ऑर्डर में, तो अगर मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ कि बहुत इजी आइटम है सबसे पहले, तो धीरे धीरे मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाती जाऊँ। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ ऑर्डर, यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है सेमनेस, कि सेम चीज हो, मतलब सेम चीज रहे। कि अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में आइटम्स रख रही हूँ, तो वही ऑर्डर को मैं मेंटेन करूँ। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में मैंने इजी आइटम रख दी, फिर अगली आइटम बहुत 100% डिफिकल्टी लेवल की रख दी, फिर से मैंने इजी आइटम रख दी, फिर मीडियम लेवल की रख दी। ऐसे मत करूँ। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल को फॉलो कर रही हूँ, तो मैं उसको प्रॉपर वे में, यूनिफॉर्म वे में फॉलो करूँ। तो ये है मतलब ऑब्जेक्टिविटी का आइटम्स के मामले में, टेस्ट के मामले में, राइट। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि टेस्ट, मैंने अभी बात की थी कि हमने रमेश पे और बानी पे टेस्ट लगाया, तो आइटम्स का अगर हम ऑब्जेक्टिविटी का बात करें, उसका ये आपको समझ आना चाहिए कि जब रमेश और बानी या आप जितने भी स्टेम स्टूडेंट्स हैं लाइफ क्लास में, आप सबको अगर मैं एक टेस्ट देती हूँ इंटेलिजेंस का सपोजिंगली, तो आप सब उस टेस्ट को जब उसके आंसर्स को टिक करेंगे या पढ़ेंगे, तो आपको वो सेम मीनिंग समझ में आए। और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्कोरिंग सिस्टम वो मेरे एंड पे आएगा। मेरे एंड पे मतलब रिसर्चर के एंड पे, कि जब मैं स्कोरिंग करूंगी, अब सबको मैंने जो टेस्ट दिया है उसकी मैं जब स्कोरिंग करूंगी, तो वो सेम वे में सबकी स्कोरिंग हो। सेम वे में मतलब कि अगर एक आइटम को 1 मार्क देना है, तो चाहे मैं बानी का पेपर चेक कर रही हूँ, टेस्ट चेक कर रही हूँ, चाहे मैं सुधीष्णा का कर रही हूँ, चाहे मैं सानिया का कर रही हूँ, चाहे मैं अनमोल का कर रही हूँ, तो सबको मैं सेम वे में ही स्कोरिंग करूँ। सबका अगर मतलब सपोजिंग फर्स्ट आइटम का उन्होंने सही आंसर दिया है, तो उसका 1 मार्क अगर है तो सबको मैं 1 मार्क ही दूं, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्मिटी इन स्कोरिंग द टेस्ट। ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिविटी? थम्स अप दे दीजिए प्लीज। यस यस सुभद्रा, सेम क्राइटेरिया कि वही होना चाहिए। देखो ना, आपके जो क्या बोलते हैं टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं, है ना, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, क्राइटेरिया तो उसका भी सेम है कि 6 मार्क का क्वेश्चन है, 12 मार्क का क्वेश्चन है, क्राइटेरिया सेम है। बट वहाँ पे सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी कैसे होती है कि आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, आपने कितना सारा लिखा, उसमें सपोजिंगली 3-4 पेजेस अच्छे से लिखे हुए हैं, बट टीचर का मूड अच्छा नहीं है तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपने कितना भी अच्छा आंसर अटेम्प्ट किया हो। और कई टीचर होते ही टाइट मार्किंग करने वाले, कि कितना भी अच्छा लिख लो टाइट मार्किंग करेंगे। कई टीचर ऐसे होते हैं कि आप बुरा भी लिख दो फिर भी वो बहुत लीनियंट मार्किंग करते हैं। तो वहां पे सब्जेक्टिविटी है, जो कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि अगर एक क्वेश्चन को 1 मार्क देना है, कि यस और नो आंसर है, अगर यस किया है उसका 1 मार्क है, तो सीधा 1 मार्क मिलेगा। आपकी कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, आपके मूड पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपके ओपिनियन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि अच्छा यार मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं तो उसको हाफ मार्क दूंगा।
1 मार्क की जगह, ऐसा नहीं होता है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोरिंग होती है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आइटम्स और प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स होता है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिविटी। ये क्लियर है सबको? थम्स अप प्लीज, क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम जस्ट इसका बेसिक मीनिंग समझेंगे, बट आने वाली क्लासेस में हम रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स, आगे के जो इवन कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन पे पूरा हम क्लास अपना लेंगे। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो अभी जस्ट बेसिक मीनिंग इसका समझेंगे। तो रिलायबिलिटी है सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, ये आप याद रख लीजिए, ये कई बार पेपर में ऐसे आ जाता है, मैच द कॉलम में भी आ जाएगा कई बार, कि सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट क्या होता है? रिलायबिलिटी होता है। तो सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, द एक्सटेंट टू विच द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आर कंसिस्टेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी यहाँ पे आ गया, मतलब रिलायबिलिटी। व्हेन द टेस्ट इज एडमिनिस्ट्रेड once or more than once on the same sample। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? रिलायबिलिटी को अगर हम हिंदी में बोलें, नॉर्मल कॉमन भाषा में, मतलब भरोसा। हम कह दें कि ये पर्सन ना ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसका क्या मतलब? ये पर्सन रिलायबल नहीं है, इस पर्सन पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ये पर्सन भरोसेमंद नहीं है, राइट? तो अब टेस्ट के मामले में, टेस्ट पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? टेस्ट पे हम इस वे में ट्रस्ट कर सकते हैं कि सपोजिंगली आज मैंने आप पे एक टेस्ट लगाया, उसमें आपका स्कोर आया 10। अब सपोजिंगली मैंने 15 दिन बाद फिर लगाया, फिर से आपका स्कोर आया 10। अगर मैंने लगाया मे बी 3 महीने बाद, फिर भी आपका स्कोर आ रहा है 10। तो मतलब मैं अगर सेम सैंपल पे, मतलब सेम पर्सन पे एक से ज्यादा बार जब सेम टेस्ट लगा रहे हूँ, उसका सेम रिजल्ट जब आएगा, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी मतलब सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट, कि वो टेस्ट की जो टेस्ट कह रहा है कि अच्छा टेस्ट का ये स्कोर आया है एक बार में, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी उसका वही स्कोर आ रहा है, मतलब वो टेस्ट के अपने आप के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट। यस, बिल्कुल बानी, सेम पर्सन, सेम टाइम, सेम स्कोर। हाँ, अगर 10 से 9.5, 10.5 इतना ऊपर नीचे हो जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जो कि हम रिलायबिलिटी में करेंगे, वो हो सकता है थोड़ा बहुत। बट अगर 10 स्कोर आ जाया, 15 दिन बाद क्या आपका स्कोर आया 30, 2 महीने बाद क्या आपका स्कोर आया 1, तो वो टेस्ट बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग सबको समझ आएगी। इसमें 2 वर्ड्स आपको जरूर याद रखने हैं, सेल्फ कोरिलेशन ऑफ द टेस्ट और कंसिस्टेंसी, बट सेम सैंपल पे, ठीक है? सेम पर्सन, सेम टाइम, सेम स्कोर, जो बानी ने लिखा है, राइट? रिलायबिलिटी समझ आ गया? थम्स अप प्लीज, राइट? ओके, नेक्स्ट इज वैलिडिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट बेसिक मीनिंग हम समझ रहे हैं। ओके, वैलिडिटी का मतलब है द एक्सटेंट टू विच टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। इंटेंट्स का मतलब क्या है? क्लेम्स टू मेजर, ठीक है जी। वैलिडिटी का मतलब होता है मान्य होना, कि अगर एक टेस्ट कह रहा है कि मैं इंटेलिजेंस को मेजर करता हूँ, तो क्या वो सच में इंटेलिजेंस को मेजर कर रहा है, वो उसकी वैलिडिटी है, राइट? अब जनरली ये होता है कि वैलिडिटी जो है रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर किसी टेस्ट की रिलायबिलिटी पुअर है या वो टेस्ट रिलायबल नहीं है, तो उस टेस्ट को हम वैलिड भी नहीं कह सकते मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है जी। थम्स अप दे दीजिए प्लीज अगर क्लियर है। ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है नॉर्म्स। अब नॉर्म्स बेसिकली क्या होता है? नॉर्म्स रेफर्स टू द एवरेज परफॉर्मेंस of a representative sample on a given test. It helps in interpretation of the scores. अब norms का मतलब क्या है? पहले तो representative sample समझते हैं कि क्या होता है। norm में है कि average performance important शब्द है, representative sample important शब्द है। अब पहले तो समझते हैं representative sample क्या होता है। अब सपोजिंगली मैं कहती हूँ कि मुझे 10th क्लास के बच्चों पे कोई टेस्ट लगाना है या टेस्ट बनाना है कि मुझे उनका इंटेलिजेंस लेवल चेक करना है, तो 10th क्लास के ऑल ओवर इंडिया इतने सारे बच्चे हैं, या मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ दिल्ली के बच्चों पे करना है, दिल्ली के भी इतने सारे बच्चे हैं, इज इट रियली फिजिबल कि मैं एक एक बच्चे के पास जाके वो कोई फॉर्म भरवाऊँ या टेस्ट करवाऊँ? फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सपोजिंगली ये पॉपुलेशन है दिल्ली के
ठीक है, 10th क्लास के बच्चों की। ये बच्चे हैं यहाँ पे इतने सारे, ये ठीक है, अलग अलग एरियाज में है, मे बी पूरे दिल्ली में है, ये अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, अब सब बच्चों को तो मैं अपने टेस्ट में इंक्लूड कर नहीं सकती हूँ। मैं क्या करूंगी, मैंने इस बच्चे को ले लिया, इस बच्चे को ले लिया, इस बच्चे को ले लिया, किसी और एरिया के बच्चे को ले लिया, मतलब रैंडमली मैं बच्चों को सिलेक्ट कर रही हूँ कि ऐसे बस रैंडमली देखा कि अच्छा ये 10th क्लास का बच्चा है तो मैं इस पे टेस्ट लगा लेती हूँ। रैंडमली मैंने एक सैंपल ले लिया। तो ये जो 1 2 3 4 5 बच्चे में, सपोजिंगली ये 20 बच्चे थे, इसमें से मैंने 5 बच्चे ले लिए। पॉपुलेशन थी पूरी 20 बच्चों की, इसमें से मैंने 5 बच्चे ले लिए। तो ये 5 बच्चे क्या हो जाएंगे, ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो जाएंगे पूरे के पूरे 20 बच्चों की पॉपुलेशन का, ठीक है। तो इस ये जो सैंपल मैंने लिया 5 बच्चों का, इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल समझ आ गया सबको? ओके, हाँ जी। अब नॉर्म्स समझते, नॉर्म्स क्या है? नॉर्म्स है बेसिकली ये जो हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल समझा कि क्या होता है, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस किसी भी टेस्ट पे। अब सपोजिंगली मैं कहती हूँ या ना, अगर आप गूगल करोगे तो ये कहा जाता है कि इंडिया की जो फीमेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट है 5 फीट है। जर्मनी की जो फीमेल्स है उनकी एवरेज हाइट होती है 5.5 फीट, और नेपाल की जो फीमेल्स होती हैं उनकी एवरेज हाइट है 4 फीट 11 इंच, ठीक है। अभी एवरेज हाइट क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वहाँ पे फीमेल्स की, उनकी हाइट यहाँ पे लाई करती है, एवरेज उनका ये है, राइट। अब इंडिया में 5 फीट है एवरेज हाइट। अगर 5 फीट से कोई ऊपर होगी लड़की, उसको कहते हैं कि लंबी है या नॉर्मल हाइट है। 5 फीट से छोटी है, उसको कहते हैं कम हाइट है, ठीक है। जबकि ये सारे पैमाने जर्मनी में जाके बदल जाते हैं। जर्मनी में एवरेज हाइट इज 5.5, जो कि 5.5 इंडिया में लंबा माना जाता है, राइट। तो ये क्या है, अगर ये भी इन्होंने एक एस्टिमेट बताया, आप गूगल करोगे आपको मिलेगा। इन्होंने पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जाके, कुछ एक गर्ल्स की हाइट को स्टडी किया, जिसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बोला, और उसका इन्होंने पैमाना बना के लिख दिया कि इतना एवरेज हाइट होता है, राइट। अब ये जो एवरेज हाइट है ये एवरेज परफॉर्मेंस है। अब मैं हाइट के मामले में भी समझा रही हूँ, साइकोलॉजी पे भी आएंगे। तो ये एवरेज परफॉर्मेंस है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या है, जो फीमेल्स हैं इंडिया की, और ऑन अ गिवन टेस्ट हम हाइट, टेस्ट को हम हाइट कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो एवरेज परफॉर्मेंस क्या हुई इनकी, 5 फीट। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो इन्होंने गर्ल्स को सिलेक्ट किया कि अच्छा इनकी हाइट को हम देखते हैं कितनी कितनी हाइट है। टेस्ट क्या था, हाइट मेजर करना था, राइट। अब साइकोलॉजी के मामले में हम जब देखेंगे कि सपोजिंगली मैं कहती हूँ कि मुझे ओडिशा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका मुझे रेजिलियंस टेस्ट करना है, ठीक है, या रेजिलियंस के ऊपर कोई टेस्ट बनाना है, ठीक है। रेजिलियंस होता है कि आप डिफिकल्टी के टाइम में कितना मोटिवेटेड रहते हो कि हाँ मुझे इस डिफिकल्ट टाइम से, ठीक है। तो चलो मैं कहती हूँ उड़ीसा की जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मुझे उनका रेजिलियंस का ऊपर कोई टेस्ट बनाना है या उनका रेजिलियंस टेस्ट करना है। तो इट्स रियली नॉट पॉसिबल कि उड़ीसा के पूरे सीनियर सिटीजन्स के ऊपर मैं ये टेस्ट लगा लूँ। तो मैं क्या करूँगी, ये उड़ीसा है, ठीक है, इसमें ये सारे सीनियर सिटीजन्स थे, इसमें से कुछ एक सीनियर सिटीजन्स में भी जो मेरे लिए फिजिबल था कि मैं उन पे ये टेस्ट लगा सकती हूँ, ठीक है, उनके पास मैं गई, उनसे मैंने टेस्ट करवा लिया। तो सपोजिंगली जो भी सबका अकेले स्कोर, किसी का स्कोर आया 100, किसी का आया 20, किसी का आया 200। अब अकेला स्कोर तो कुछ भी हमको शो नहीं करता है, ठीक है। एक सीनियर सिटीजन का 10 स्कोर है, एक का 100 है, क्या शो कर रहे हैं, कुछ नहीं शो कर रहा, हमको कुछ नहीं समझ आया स्कोर्स में से। वहां पे नॉर्म्स का काम आता है। अब सपोजिंगली मैंने 10 पे लगाया, 10 स्कोर, 20 स्कोर, 100 स्कोर आया किसी का। तो जब मैंने इन सब की एवरेज निकाली, एवरेज सपोजिंगली आई 50, ठीक है, एवरेज परफॉर्मेंस आई 50। तो मैं फिर क्या नतीजा अपना निकालूंगी कि जो ओडिशा के सीनियर सिटीजन्स हैं उनका जो रेजिलियंस होता है वो मोस्टली 50 के अराउंड होता है। इट्स अ गुड लेवल ऑफ रेजिलियंस। तो ये सबको समझ आया कि नॉर्म क्या होता है। नॉर्म के बिना हम टेस्ट के स्कोर्स को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, राइट। नॉर्म्स नहीं होंगे हम इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो नॉर्म समझ आया सबको? प्लीज थम्स अप दे दीजिए, या कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। चलो, हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए टेस्ट के। लास्ट है हमारा प्रैक्टिकेबिलिटी। प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे कि टेस्ट हमने बना लिया, वो रिलायबल भी है, वैलिड भी है, उसमें नॉर्म्स भी लगा दिए, ऑब्जेक्टिव भी है वो, बट अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो हम उसको कैसे लगाएंगे किसी के ऊपर भी। प्रैक्टिकल का मतलब है कि कितना टाइम लग रहा है उस टेस्ट को करने में, उसकी स्कोरिंग करने में कितना टाइम या कितनी मेहनत लग रही है,
कितना लंबा है टेस्ट। अब सपोजिंगली एक टेस्ट मैंने बना दिया, उसको परफॉर्म करने के लिए 10 घंटे लग रहे हैं, उसकी स्कोरिंग के लिए आपको ऑल ओवर वर्ल्ड 6-7 एक्सपर्ट्स चाहिए, तब जाके आप उसकी स्कोरिंग कर सकते हो। तो वो टेस्ट तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, इसकी प्रैक्टिकबिलिटी 0 है, राइट। तो प्रैक्टिकबिलिटी का मतलब ये है कि वो जो भी टेस्ट हमने बनाया है या जो भी टेस्ट है उसको हम एक निर्धारित समय में पूरा कर पाए, जो कि फिजिबल हो। कोई भी अपना 10 घंटे नहीं देगा किसी टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट। कि हद से हद 1 घंटा या 2 घंटे, जैसे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, कि इतने टाइम में खत्म हो जाए। मोस्टली तो आप अगर आई थिंक जो भी मास्टर्स के या ग्रेजुएशन के बच्चे हैं जो साइकोलॉजी कर रहे हैं साथ में, उनको पता होगा कि आप जब भी किसी सब्जेक्ट को ढूंढने जाते हो, उनको बोलते हो कि जी हमें आप एक टेस्ट परफॉर्म करना है, वो पहले ही हो जाता है कि अच्छा कितना टाइम लगेगा। अगर आप बोलो कि यार ये 1 घंटे का टेस्ट है, वो आते ही नहीं है। वो कहते हैं हम क्यों आए, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, 1 घंटे का टेस्ट हम नहीं करने आएंगे, राइट। तो ये प्रॉब्लम आई थिंक आप लोगों ने फेस की होगी कभी ना कभी, साइकोलॉजी वाले बच्चों ने सबने की होगी प्रैक्टिकल्स में। तो टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोरिंग में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कि चलो ठीक है टाइम ड्यूरेशन इज गुड, 10 मिनट में टेस्ट खत्म, 5 मिनट में टेस्ट खत्म हो जाता है। बट जब मैं स्कोरिंग करने बैठी हूँ, स्कोरिंग इतनी डिफिकल्ट है कि मेरे धुआं निकल गए, मेरा बुरा हाल हो गया, राइट। तो अगर स्कोरिंग ऐसी है, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है टेस्ट। तो अगर स्कोरिंग इतनी लंबी होगी, इतनी डिफिकल्ट होगी, तो मैं तो सिर्फ मुश्किल से 5 लोगों पे टेस्ट कर पाऊंगी, बाकी सब पे मैं कैसे कर पाऊंगी। इवन आप लोगों को आई थिंक पता होगा कि जब हम PhD करते हैं या रिसर्च करते हैं, हमें 500 या 1000 लोगों पे टेस्ट लगाना पड़ता है, उसको स्कोरिंग करना पड़ता है, रिजल्ट्स बनाने पड़ते हैं। अगर स्कोरिंग ही इतनी लंबी होगी, हम कब स्कोरिंग करेंगे, कब रिजल्ट्स बनाएंगे? 10 साल तो PhD करने में निकल जाएंगे, एक रिसर्च शुरू करेंगे 10 साल में जाएगी वो, राइट। तो प्रैक्टिकेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टेस्ट, टाइम ड्यूरेशन एंड स्कोरिंग, इन तीनों चीजों में प्रैक्टिकेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो टेस्ट एक अच्छा टेस्ट माना जाएगा, राइट। तो ये हमारे 5 करेक्टरिस्टिक्स थे ऑफ अ गुड टेस्ट। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके गुड। चलो अभी एक ये टेस्ट है आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है, पोल लगाते हैं इस पे, इसका आंसर कीजिए कि मैच द कॉलम है वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, नॉर्म्स और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, मैच द कॉलम कीजिए। हाँ जी, अरे वाह क्या बात है, सबका सही आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 4th है इसका सही आंसर। वैलिडिटी, वैलिडिटी का आएगा व्हाट डज दिस टेस्ट मेजर्स, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, नॉर्म्स, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, ऑब्जेक्टिविटीज, यूनिफॉर्मिटी। बिल्कुल सही है, सबको मतलब समझ आ रहा है। दैट्स नाइस, आई एम हैप्पी, सबको समझ आ रहा है। चलो बढ़िया है। और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, ये मैच द कॉलम बहुत डाल रहा है NTA ने जब से ओवरटेक किया, तो ऐसे से अजीब अजीब से मैच द कॉलम्स बहुत आते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान से सॉल्व करना, और कई बार तो ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, तो अपने MCQ ज़रूर प्रैक्टिस किया करो रोज़, सो दैट आपकी स्पीड बने और आप सिली मिस्टेक्स मत करो। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ओके, अब आ गए यूजेस, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, अब आगे यूजेस की। अच्छा, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज करना है इनको। तो अब यूजेस की बात करेंगे, 4 मेजर यूजेस हैं। ठीक है जी, सबसे पहला है स्क्रीनिंग, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अब इसमें क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, सॉर्टिंग, हायरिंग, प्रमोशन एंड फायरिंग ऑफ इंडिविजुअल। अच्छा जी, तो यूजेस हैं बेसिकली, आई डोंट नो आपके स्कूल्स में ये चीज़ है कि नहीं। जब मैं अपने स्कूल में थी 10th क्लास में, तब हमारा पूरी 10th क्लास का एक टेस्ट करवाया गया था, जो कि था एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, सारी चीज़ था उसमें, IQ वगैरह। तो उसके बेसिस पे हमको रिजल्ट मिले थे हमारे कि अच्छा, हम उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि हमें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, आर्ट, साइंस या कॉमर्स। तो ये स्कूल्स में होता है, आई डोंट नो सब स्कूल्स में होता है कि नहीं, बट जब मैं 10th क्लास में थी तब ये उस टाइम पे हुआ था, तो तब मुझे पता चला था कि अच्छा साइकोलॉजी में ये चीज़ असेसमेंट भी होती है, राइट। तो पहला यूज तो यही हो गया कि स्कूल्स कॉलेजेस इसको इस वे में यूज करते हैं कि स्टूडेंट्स को हेल्प करने में कि उनके लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा है। ठीक है जी, और उसके बाद MNCs, कॉर्पोरेट्स यूज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज। इवन अगर आपके कोई फ्रेंड्स इंजीनियर्स वगैरह जो बन चुके हैं, प्लेसमेंट्स जिनके हो चुके हैं, उनको कभी पूछना कि जब उनकी प्लेसमेंट ड्राइव हुई थी, इंटरव्यू वगैरह के अलावा उनके साथ कौन कौन से टेस्ट उन पे लगाए गए थे, तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट ही यूज होते हैं।
उसमें उनका IQ एप्टीट्यूड वगैरह देखा जाता है। इवन मिलिट्री में जब सिलेक्शन होती है, जो लोग SSB में जाते हैं, NDA में जाते हैं, उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है। प्रोजेक्टिव एंड साइकोमेट्रिक हर तरह की टेक्निक्स उन पर लगाई जाती हैं, बिसाइड्स द ग्रुप टेस्टिंग, फिजिकल टेस्टिंग। अच्छा, माने पता ही नहीं था साइकोलॉजी में कुछ होता है। ओके, ठीक है, कोई ना, साइकोलॉजी अभी इवॉल्व हो रही है ना इंडिया में, तो धीरे धीरे मुझे भी 9th क्लास में पता चला था कि अच्छा साइकोलॉजी कुछ होता है। 10th क्लास में असेसमेंट का पता चला था। तो अभी आजकल के बच्चों को तो काफी पता है, पेरेंट्स को भी नॉलेज नहीं। तो हमने जब रखा था तो पेरेंट्स को पता ही नहीं होता था साइकोलॉजी क्या है, पूछते थे क्या है ये कौन सा न्यू सब्जेक्ट है। अच्छा जी, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, प्लेसमेंट करते तो स्कूल्स कॉलेजेस करते हैं, MNCs करते हैं, मिलिट्री में भी होता है, सिलेक्शन के टाइम पे होता है। इवन बहुत सारी MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, तब भी टेस्टिंग होती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जब उन्होंने किसी प्रमोशन करनी होती है, या फिर टाइम टू टाइम भी वो लोग अपने एम्प्लॉयज का टेस्ट करते हैं। सपोजिंगली कोई एम्प्लॉय उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो उसको टर्मिनेट भी कर दिया जाता है। तो हायरिंग, प्रमोशन, फायरिंग द एम्प्लॉयज, हर चीज़ में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज होती है। उसके बाद है डायग्नोसिस एंड प्लानिंग फॉर ट्रीटमेंट। ये आ गई हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये ऊपर वाला जो हमने बात किया ना, ये तो पूरा का पूरा असेसमेंट का फील्ड है। कुछ एक लोग हैं जो सिर्फ असेसमेंट ही करते हैं, असेसमेंट में भी वो काफ़ी अच्छा कह लो कि इनकम कमा रहे हैं। और दूसरा हमारा फील्ड जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में भी, फॉरेन में भी, वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये आ गया डायग्नोसिस एंड प्लानिंग फॉर ट्रीटमेंट। तो जब हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, उसके पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, अब नोट और पेशेंट की केस हिस्ट्री वगैरह लेते हैं, असेसमेंट जब करते हैं, हमने स्टार्टिंग में बात की थी, असेसमेंट सब करते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं, उसकी इंटरव्यू लेते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें असेसमेंट जब करते हैं तो उसमें ये साफ साफ पता लग जाता है कि इस पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर है। सपोजिंगली मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आया, तो उसने अपने सिम्टम्स बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे हिंट हुआ कि हो सकता है इसको डिप्रेशन है। वो मैं बट श्योरिटी से नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज मैंने उसके ऊपर साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं लगाया है, राइट। तो उसमें हम क्या करेंगे, बेक का डिप्रेशन इन्वेंट्री आपने आई थिंक सुना होगा, अगर नहीं सुना तो गूगल कर लेना। बेक पर्सन का नाम है, साइकोलॉजिस्ट, तो उसने एक डिप्रेशन का इन्वेंट्री दिया था, 21 क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस पर बेक का डिप्रेशन इन्वेंट्री लगाऊंगी। वो सारे क्वेश्चंस जब सॉल्व कर लेगा, मैं स्कोरिंग करूंगी, तो उसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि ओके इस पर्सन को डिप्रेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज पता चलेगी डिप्रेशन है किस लेवल का है, सीवियर है, माइल्ड है, किस लेवल का है, राइट, या फिर बॉर्डर लाइन है, किस लेवल का डिप्रेशन है वो पता चलेगा। अब मुझे ये पता चल गया, डायग्नोस मैंने कर लिया कि हाँ जी बेक इन्वेंट्री रोहित, राइट। हमने डायग्नोस कर लिया कि अच्छा जी इनको डिसऑर्डर क्या है। फिर अब डायग्नोस कर लिया क्या डिसऑर्डर है, किस लेवल पे उसको ये डिसऑर्डर है। तो जब हमें कॉज पता चल गया, हमें डिसऑर्डर पता चल गया, तो हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं कि अच्छा इसको डिप्रेशन है तो हमको इसको CBT देना है, या फिर ये वाली पिल्स देनी है, या कौन सी थेरेपी देनी है, राइट। तो हमें टेस्ट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की प्लानिंग में भी हेल्प करते हैं। ओके, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट यूज है सेल्फ नॉलेज। अब बहुत से लोग हैं जिनको साइकोलॉजी का पता है, हमारी फील्ड का पता है, तो वो लोग खुद साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि मुझे बस ये देखना है कि मेरे लिए कौन सा स्ट्रीम अच्छा है, कि मुझे 10th के बाद या +2 के बाद कौन सा स्ट्रीम को परस्यू करना चाहिए, राइट। तो वो लोग भी अपने ऊपर टेस्ट लगवाते हैं, तो उनको हम रिजल्ट बना के देते हैं, उनको हेल्प हो जाता है करियर चूज करने में, स्ट्रीम चूज करने में। या फिर एज ए काउंसलर मेरे पास कोई क्लाइंट आया है, तो मुझे उसकी बातें सुन के लग रहा है कि अच्छा मे बी इसकी इमोशनल इंटेलिजेंस में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, या फिर इसके इंटरपर्सनल रिलेशंस में या वेलबींग में प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो मैं उसको उसके रिलेटेड टेस्ट लगाऊंगी। उससे मुझे उसका अच्छे से एक मेजरमेंट मिल जाएगा, असेसमेंट मिल जाएगा उस क्लाइंट का कि इसको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। सपोजिंगली उसका इमोशनल वेलबींग भी वीक है, तो मैं उसके उस एस्पेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट कर दूंगी। तो सेल्फ नॉलेज में भी ये काम आते हैं। और लास्ट यूज है इसका रिसर्च। रिसर्च बहुत होती है साइकोलॉजी में, इवन जो लोग PhD कर रहे हैं वो भी रिसर्च ही कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी डायरेक्टली ह्यूमंस के साथ रिलेटेड है, तो ह्यूमंस को अगर हम ह्यूमंस पे हमको रिसर्च करनी है साइकोलॉजी में, हमें टेस्ट चाहिए ही चाहिए। उनके बिना हम बिल्कुल हैंडीकैप्ड हैं, हम टेस्ट नहीं लगाएंगे, हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे।
तो रिसर्च में भी साइकोलॉजिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यूजेस सबको क्लियर हो गए? किसी को कोई डाउट या किसी को कोई और सजेस्ट करना हो कि ये यूज भी होता है? ओके, क्लियर है सबको, दैट्स गुड। अच्छा जी, तो नेक्स्ट है हमारी लिमिटेशंस। अब प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ के होते हैं, राइट? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट के भी होंगे, यूजेस हमने कर लिए, उसके करेक्टरिस्टिक्स कर लिए, तारीफें कर ली। अब आते हैं लिमिटेशंस पे कि इनमें प्रॉब्लम्स क्या है। 4 मेजर लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस बेसिकली इसकी जो हम आपने आई थिंक एथिकल इश्यूज किए होंगे साइकोलॉजी में, वही इसकी बेसिकली लिमिटेशंस में कवर हो जाता है। तो हाँ जी, तो लिमिटेशंस है, सबसे पहले है इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अब इसका क्या मतलब है कि आप जब हम लोग किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चनर फिल करवाते हैं, टेस्ट फिल करवाते हैं, उसकी डिटेल भी लेते हैं, एटलीस्ट उसका नेम, एज, ये सारी चीज़ें उसकी हम फिल करवाते हैं। तो अगर सपोजिंगली आप उस इंफॉर्मेशन को, जो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन है उस सब्जेक्ट की, उसको अगर आप उससे बिना पूछे कहीं और यूज़ कर लेते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी हो जाता है। तो ये हमको बिल्कुल गाइडलाइंस होती हैं कि हम नहीं यूज़ कर सकते, अगर हम यूज़ करेंगे तो हम पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी की इसका लिमिटेशन हो सकता है, बिकॉज हमें क्लाइंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन मिल रही है। नेक्स्ट इज परमानेंट कैटेगराइजेशन। अब इसका क्या मतलब है? सपोजिंगली स्कूल्स में जो काउंसलर्स हैं वो टेस्ट वगैरह लगाते हैं बच्चों पे। सपोजिंगली किसी बच्चे का टेस्ट में आया कि इसको डिप्रेशन है, या फिर इसको कह लो कि कोई और डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम है, तो सपोजिंगली वो औरों को पता चल गया, इवन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तो बताना ही होता है। तो वो चीज़ क्या होती है, वो एक कहते हैं ना टैग लगा देता है उस बच्चे के ऊपर, अच्छा ये तो डिप्रेशन वाला बच्चा है, ये तो ADHD वाला बच्चा है, इसको तो ADHD है, इसको तो ये तो नेगेटिव ही रहता है, ये तो डिप्रेशन में ही रहता है, राइट? तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इनसेंसिटिव होते हैं ऐसे बच्चों के प्रति या ऐसे क्लाइंट्स के प्रति, ऐसे लोगों के प्रति। तो वो लोग उनको परमानेंट कैटेगराइज कर देते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है कि परमानेंट कैटेगराइजेशन हो जाती है उन लोगों की जिनका कुछ निकल के आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। बट ये हर जगह हर बार नहीं होता है। अगर आप किसी स्कूल में काउंसलर हैं या किसी MNC में वहाँ पे ऐसा कुछ निकल के आता है, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप जो बाकी लोग हैं उनको किस वे में आप कंडीशन करें, समझाएं कि कोई कैटेगराइजेशन नहीं करनी है, कैसे इस पर्सन को हेल्प करना है, कि सपोर्ट करना है, राइट? तो ये भी हम काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट पे ही होता है। ओके, नेक्स्ट है एंग्जाइटी। हाँ जी, ये तो आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा किस फॉर्म में, जब भी आप किसी सब्जेक्ट के पास गए होंगे कि हाँ जी हमको प्रैक्टिकल करना है, हमको आपके ऊपर टेस्ट लगाना है, चाहे अपरेट टेस्ट है, चाहे पेपर पेंसिल टेस्ट है, तो उनके रंग उड़ जाते हैं कि अच्छा आप हम पे क्या करने वाले हो, हाँ अच्छा आप हमारे बारे में क्या समझने वाले हो। उनको एक डर सा खा जाता है कि अच्छा यार ये क्या करने वाले हैं हमारे साथ, हमारे बारे में पता नहीं क्या ढूंढ लेंगे, पता नहीं कौन से हमारे हिडन कारनामे ढूंढ लेंगे ये लोग, राइट? तो एंग्जाइटी उन लोगों को हो जाती है। और ये भी देखा जाता है फिर एंग्जाइटी जब हो जाती है, अगर वो मान भी जाए टेस्ट करने के लिए, तो उनका टेस्ट रिजल्ट सही नहीं आते हैं, कि उनके टेस्ट रिजल्ट्स जो है खराब हो जाते हैं। मे बी उनका सपोजिंगली इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा आना था, बट ड्यू टू एंग्जाइटी उनका खराब आया, जस्ट कि वो उस टाइम एंग्शियस थे। तो नेगेटिविटी आ जाती है उनके माइंड, बिल्कुल हाँ बानी, नेगेटिविटी आ जाती है और वो हमको जज करना स्टार्ट कर देते हैं कि ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी हमारा ये रोल आ जाता है कि हम जब भी किसी सब्जेक्ट को या क्लाइंट को अप्रोच करें कि हमको आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाना है, तो हमको उनको पहले अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ता है, उनको प्रॉपर अच्छे से समझाना पड़ता है कि दिस इज नॉट समथिंग बैड, इससे कुछ गलत नहीं होने वाला है, कुछ आपके बारे में हम गलत इन्फॉर्मेशन नहीं लेंगे, ना ही कोई गलत इन्फॉर्मेशन आउट करेंगे किसी को। सो उनको प्रॉपर ये फील करवाना पड़ता है कि वो सिक्योर है, उनकी इन्फॉर्मेशन सिक्योर है, ठीक है? तो नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट हमारा, पेनल्टी टू ब्राइट एंड क्रिएटिव एग्जामिनर्स। हाँ, ये एक प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल टेस्ट की। कैसे? अब सपोजिंगली जो भी टेस्ट बने हैं साइकोलॉजी के, है ना, अब सपोजिंगली इंटेलिजेंस के जो टेस्ट है, पर्सनालिटी की जो टेस्ट है, वो एवरेज जो पॉपुलेशन है, एवरेज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल जो है उसके बेसिस पे बनते हैं, है ना? तो बट एक्सेप्शंस तो हर बार होती हैं। अब सपोजिंगली हम ये मानते हैं कि जो बंदा बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत ज़्यादा पार्टीज अटेंड करता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, उसको हम एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन भी हो जिससे थोड़ा हटके हो, एक्सट्रोवर्ट। हमारे पास पर्सनालिटी की क्या डायमेंशंस, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स, एम्बिवर्ट्स, न्यूरोटिक्स,
साइकोटिक्स, ये हमारे पास डायमेंशंस है। अब सपोजिंगली कोई पर्सन है तो इस किसी भी डायमेंशन में फिट ही नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे डायग्नोज करेंगे या फिर कैसे असेसमेंट करेंगे उसकी, क्योंकि वो एटिपिकल है, क्रिएटिव है, कुछ डिफरेंट है बाकी लोगों से, एवरेज पॉपुलेशन से। तो वहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। वो हमारी एक लिमिटेशन है कि ऐसे लोगों को हम प्रॉपर असेसमेंट या उनका टेस्टिंग नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, तो ये थी लिमिटेशंस। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया? ये हमारा एंड स्लाइड था। यहाँ तक समझ आ गया सबको? प्लीज थम्स अप दे दीजिए, और जब क्लास से आप जाएंगे तो फीडबैक जरूर देते जाना कि कैसा लगा आपको क्लास। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।